2 फरवरी 2005 शाम के करीब 6 बजे का वक्त था। लखनऊ के नीलमत्था इलाके की एक सुनसान सड़क पर एक बारात आ रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बैंड बज रहा था, दूल्हा दुल्हन की सजी हुई गाड़ी थी। लेकिन इस बारात में कुछ अजीब बात थी। बाराती तो नाच रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी नहीं थी, एक गंभीरता थी। और इस बारात का मकसद शादी नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान को खत्म करना था जिससे पूरा लखनऊ कांपता था। आखिर कौन था वो इंसान और किसने बनाया ये बारात वाला प्लान? इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा 1990 के दशक में, एक छोटे से कस्बे में। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। 22 अक्टूबर 1971 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक छोटा सा कस्बा है शिकोहाबाद। यहीं एक किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नवनीत सेकेरा। बचपन बीता गांव में, पढ़ाई हुई एक छोटे से हिंदी मीडियम स्कूल में। लेकिन नवनीत पढ़ने में बहुत तेज थे। उनका सपना था इंजीनियर बनना। साल 1989 में नवनीत ने 12वीं पास की और फिर निकल पड़े अपने सपने की तरफ, दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। लेकिन यही नवनीत के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो एक बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए गए। इंटरव्यू चल रहा था। नवनीत ने जवाब देने शुरू किए, लेकिन उनकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं थी। हिंदी मीडियम से पढ़े थे, छोटे शहर से आए थे। और तभी कमरे में बैठे कुछ लोग हंस पड़े। एक ने दूसरे से कहा, देखो इसकी अंग्रेजी। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने नीचा दिखाया। उस दिन नवनीत के अंदर कुछ टूटा नहीं, बल्कि एक आग जल उठी। वो चुपचाप बाहर आए और अपने कमरे में वापस आकर किताबें खोल लीं। उन्होंने ठान लिया कि मैं इन्हें जवाब दूंगा, अपनी कामयाबी से। अगले 6 महीने नवनीत ने दिन रात एक कर दिया। कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइड नहीं, बस खुद और किताबें। और फिर 1990 में उन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। नतीजा आया और वो पास हो गए। आईआईटी रुड़की में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीट मिल गई। वही लड़का जिसकी अंग्रेजी पर हंसा गया था, अब बैठा था देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में। 1994 में नवनीत ने इंजीनियरिंग पूरी की। अब वो एक आईआईटी ग्रेजुएट थे। आगे एमटेक करने का प्लान था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1994 के आखिर में नवनीत इंजीनियरिंग पूरी करके घर लौटे। सब खुश थे, गांव में जश्न था। लेकिन घर पहुंचते ही एक बुरी खबर मिली। उनके पिता की कुछ जमीन थी, उस पर गांव के कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था। नवनीत के पिता बूढ़े हो चुके थे, वो क्या करते? नवनीत ने कहा, पापा चलिए थाने चलते हैं, शिकायत करेंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे वो अपने पिता के साथ थाने पहुंचे। थाने के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे, अंदर एक दारोगा बैठा था। नवनीत के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, साहब हमारी जमीन पर कब्जा हो गया है, कुछ मदद कर दीजिए। दारोगा ने नजर उठाकर भी नहीं देखा, बोला बाद में आना। पिता ने फिर कहा, साहब बस एक बार सुन लीजिए। तभी दारोगा गुस्से में खड़ा हो गया, चिल्लाया, सुनाई नहीं दिया? बाद में आना बोला ना, बाहर निकलो यहां से। नवनीत के पिता सहम गए। वो बूढ़े इंसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से गुजारी थी, आज उन्हीं के लिए बनी पुलिस उन्हें डांट रही थी। नवनीत ये सब देख रहे थे। उनकी मुट्ठियां भिज गईं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। वो अपने बाप को लेकर चुपचाप बाहर आ गए। बाहर आकर नवनीत ने अपने पिता की आंखों में देखा। वहां आंसू नहीं थे, बस एक गहरी बेबसी थी। उस दिन नवनीत को लगा जैसे कोई उनके सीने में छुरा घोंप रहा हो। वह समझ गए कि इस देश में अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं, ताकत नहीं, तो तुम्हारी कोई नहीं सुनता। उस रात नवनीत सो नहीं पाए। सुबह उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा मैं अब एमटेक नहीं करूंगा। पिता चौंक गए, बोले क्यों बेटा, इतनी मेहनत से आईआईटी किया, अब आगे क्यों नहीं पढ़ोगे? नवनीत ने कहा, पापा मैं पुलिस बनूंगा। पिता को यकीन नहीं हुआ, बोले पुलिस, लेकिन क्यों? नवनीत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, ताकि जो कल आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा, बोले जो तुम्हें सही लगे बेटा, वो करो। 1995 की शुरुआत में नवनीत ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। एक आईआईटी ग्रेजुएट के लिए यूपीएससी आसान नहीं था, लेकिन नवनीत ने हार नहीं मानी। दिन में 12-14 घंटे पढ़ाई, रात को देर तक किताबें, कोचिंग नहीं, खुद से तैयारी। 1996 में यूपीएससी का एग्जाम हुआ। महीनों बाद नतीजा आया और नवनीत का नाम था, और वो भी अच्छी रैंक के साथ। अब उनके सामने विकल्प था आईएएस या आईपीएस। आईएएस की तरफ सबकी नजर रहती है, कलेक्टर बनना, ताकत, इज्जत, सब कुछ। लेकिन नवनीत ने चुना आईपीएस। लोगों ने पूछा, क्यों भाई, आईएएस से बेहतर तो कुछ नहीं? नवनीत ने सिर्फ इतना कहा, मुझे अपराधियों से सीधे लड़ना है, फाइलों से नहीं।
1996 बैच उत्तर प्रदेश काडर नवनीत सेकेरा अब आईपीएस थे, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू होनी बाकी थी। 1997 में नवनीत सेकेरा की पहली पोस्टिंग हुई गोरखपुर में, एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर। यहां उन्होंने काम करना सीखा, पुलिस सिस्टम को समझा, 2-3 साल गोरखपुर में रहे, फिर कुछ और पोस्टिंग्स हुईं। लेकिन असली तूफान आया साल 2003 में। उन्हें भेजा गया मुजफ्फरनगर, और वो भी एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाकर। अब सवाल यह है कि मुजफ्फरनगर में ऐसा क्या था? उस वक्त मुजफ्फरनगर को लोग अपराध की राजधानी कहते थे। यहाँ रोज अपहरण होते, हत्याएं होती, डकैती पड़ती, रंगदारी वसूली जाती। आम आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई थी कि लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कुछ ऐसे बदमाश थे जिनसे पुलिस भी डरती थी। इनमें से कुछ नाम थे बिट्टू काल, इसने 15-20 हत्याएं की थीं। शौकीन, रंगदारी का बादशाह। नीटू और बिट्टू काल, दो भाई जिन्होंने एक बार पुलिस पर हमला करके कार्बाइन तक लूट ली थी। ये लोग इतने बेखौफ थे कि खुलेआम घूमते थे। अब इसी मुजफ्फरनगर में नवनीत सकेरा का ट्रांसफर हुआ। जब उनकी पोस्टिंग की खबर फैली तो बदमाशों ने मजाक उड़ाया। एक ने कहा, अरे कोई नया आया है, देखते हैं कितने दिन टिकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं था। मार्च 2003 में नवनीत सेकेरा ने मुजफ्फरनगर में चार्ज संभाला। पहले दिन उन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाया। मीटिंग में सबको साफ साफ कहा, अब इस शहर में सिर्फ दो चीजें रह सकती हैं, या तो ये बदमाश या फिर मैं। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। फिर उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई, और यहीं पर नवनीत सेकेरा ने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में कोई नहीं करता था। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। जीपीएस ट्रैकिंग, सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग। दरअसल साल 2001 में ही नवनीत सेकेरा ने एक जीपीएस जीआईएस आधारित ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम बनाया था। इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें 5 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया था। तो अब वो सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं, बल्कि दिमाग और टेक्नोलॉजी के दम पर भी अपराधियों को पकड़ रहे थे। और फिर शुरू हुआ एक के बाद एक एनकाउंटर। अप्रैल 2003 में पहला एनकाउंटर, एक इनामी बदमाश ढेर। मई 2003 में दूसरा एनकाउंटर, शौकीन के गैंग का एक सदस्य मारा गया। जून 2003 में तीसरा, चौथा, पांचवा। महीने बीतते गए और एनकाउंटर होते रहे। बदमाश या तो मारे जा रहे थे या फिर शहर छोड़कर भाग रहे थे। जुलाई 2004 तक, यानी सिर्फ 15 महीनों में, नवनीत सेकेरा ने 55 से ज्यादा एनकाउंटर कर दिए। तब तत्कालीन डीआईजी ने मजाक में कहा, ये सेकेरा नहीं, ये तो शिकारी है। और सच में वो अपराधियों के शिकारी बन चुके थे। धीरे धीरे मुजफ्फरनगर बदलने लगा। जो शहर कभी अपराध की राजधानी कहलाता था, अब वो शांत जिला बन गया। दुकानदारों को अब रंगदारी नहीं देनी पड़ती थी। लोग बेफिक्र होकर घर से निकलने लगे। नवनीत सेकेरा का नाम अब पूरे यूपी में फैल गया। लोग उन्हें सुपर कॉप कहने लगे। लेकिन उनकी असली और सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। साल 2004 की बात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नाम से पूरा शहर कांपता था। वो नाम था रमेश कालिया। कालिया सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल था। रंगदारी, वसूली, हत्या, अपहरण, सब कुछ उसके काबू में था। उसके पास हथियार थे, गुर्गे थे और पैसा भी। पुलिस के कुछ लोग भी उसकी जेब में थे। 1990 के दशक के आखिर से लेकर 2000 की शुरुआत तक कालिया का दबदबा बढ़ता ही गया। लेकिन इस बंदे ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। 29 अक्टूबर 2001 को लखनऊ में एक एमएलसी थे, अजीत सिंह, बाहुबली नेता, सत्ताधारी पार्टी के काफी करीबी। उनकी बर्थडे पार्टी चल रही थी। बहुत सारे लोग मौजूद थे। शाम का वक्त था, सब खुश थे, केक कट रहा था। और तभी एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 3-4 लोग उतरे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। अजीत सिंह को 6 गोलियां लगी, वो वहीं गिर पड़े। हमलावर गाड़ी में बैठकर भाग गए। अजीत सिंह को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। एक एमएलसी की उसकी अपनी बर्थडे पार्टी में दिन दहाड़े हत्या। पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ दिनों में पता चल गया ये काम था रमेश कालिया का। अब सरकार के लिए ये इज्जत का सवाल बन गया था। मुख्यमंत्री ने खुद डीजीपी को बुलाया, बोले किसी भी कीमत पर कालिया को पकड़ो। लेकिन कालिया बहुत चालाक था। वो कभी एक जगह नहीं रुकता था, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी दिल्ली। रोज अपना मोबाइल नंबर बदलता, रोज अपना ठिकाना बदलता। महीने बीतते गए, साल बीत गया, लेकिन कालिया हाथ नहीं आया। दिसंबर 2004 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नवनीत सेकेरा को लखनऊ का एसएसपी बनाकर भेज दिया। जी हां, वही सेकेरा जिन्होंने मुजफ्फरनगर को साफ किया था। उनको सिर्फ एक काम दिया गया, रमेश कालिया को खत्म करो किसी भी तरह। दिसंबर 2004 में नवनीत सेकेरा ने लखनऊ में चार्ज संभाला। पहले दिन से ही उन्होंने कालिया पर पूरा फोकस कर दिया। उन्होंने एक खास टीम बनाई जिसमें सिर्फ भरोसेमंद लोग थे, क्योंकि कालिया के पुलिस में भी कुछ इन्फॉर्मर थे।
सेकेरा ने कालिया की पूरी हिस्ट्री स्टडी की, उसके दोस्त, उसके ठिकाने, उसके गुर्गे। टीम ने सर्विलांस शुरू किया, लेकिन महीने बीतते गए, कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जनवरी 2005 आया, फरवरी की शुरुआत हुई और तभी एक ब्रेक मिला। पुलिस को एक बिल्डर के बारे में पता चला। उसका नाम था इम्तियाज। कुछ दिन पहले कालिया ने इम्तियाज को फोन किया था, धमकाया था, 50 लाख रुपए मांगे थे। इम्तियाज डर गया था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं था। जब पुलिस को यह पता चला तो सेकेरा ने फौरन इम्तियाज को बुलाया। 5 फरवरी 2005 को शाम 7 बजे इम्तियाज एसएसपी ऑफिस में बैठा था। वो काफी डरा हुआ था। सेकेरा ने उससे कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हमारा साथ दो। इम्तियाज ने कहा, सर वो बहुत खतरनाक आदमी है, अगर उसे पता चल गया कि मैंने पुलिस को बताया। सेकेरा ने उसकी बात बीच में काटी, बोले उसे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम बस वो करो जो मैं कहता हूं। फिर सेकेरा ने प्लान समझाया। 7 फरवरी 2005 को दोपहर 2 बजे इम्तियाज ने एक नए नंबर से कालिया को फोन किया। भाई साहब, मैं इम्तियाज बोल रहा हूं। कालिया ने कहा, हाँ बोल। इम्तियाज बोला, भाई वो आपने जो पैसे मांगे थे वो मैं देना चाहता हूं। कालिया को शक हुआ, बोला अचानक क्या हो गया, पहले तो तू बहाने बना रहा था। इम्तियाज की घबराहट असली थी, तो कालिया को यकीन हो गया। इम्तियाज बोला, भाई मैं डर गया था, लेकिन अब समझ गया, आपसे लड़ना बेवकूफी है। कालिया हंसा, बोला अच्छा किया, समझ आ गई, चल ठीक है। इम्तियाज ने पूछा, तो भाई मिलना कहाँ है? कालिया बोला, अभी नहीं, मैं तुझे बताऊंगा, और फोन कट गया। अगले 3-4 दिन फिर से बातचीत हुई। आखिरकार 11 फरवरी 2005 को रात 10 बजे कालिया ने फोन किया, सुन कल आना, 12 फरवरी शाम 6 बजे नीलमत्था इलाके में मेरा नया घर बन रहा है, वहीं आना। इम्तियाज बोला, ठीक है भाई। फोन कटते ही इम्तियाज ने फौरन सेकेरा को बताया। सेकेरा के चेहरे पर एक मुस्कान आई, उन्हें मिल गई थी तारीख भी और लोकेशन भी। लेकिन अब समस्या ये थी कि सीधे हमला करना बहुत खतरनाक था। कालिया अकेला नहीं होगा, उसके साथ हथियारबंद गुर्गे होंगे, और अगर पुलिस की वर्दी में गए तो कालिया पहले ही भाग जाएगा या मुकाबला करेगा। पूरी रात सेकेरा ने सोचा और फिर सुबह 5 बजे उन्हें एक आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो इतना अनोखा था कि आज तक किसी ने नहीं सोचा था। 12 फरवरी 2005 को सुबह 8 बजे एसएसपी ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। कमरे में सिर्फ 10-12 भरोसेमंद अफसर थे। सेकेरा ने सबको बताया, आज शाम 6 बजे कालिया मिलने वाला है नीलमत्था में। सब लोग अलर्ट हो गए। एक अफसर ने कहा, सर हम वहां पहुंच जाते हैं, पूरी टीम के साथ घेर लेंगे। सेकेरा ने कहा, नहीं, अगर पुलिस की वर्दी में गए तो कालिया भाग जाएगा, वो जगह सुनसान है, दूर से ही पता चल जाएगा। दूसरे अफसर ने कहा, तो फिर प्लेन क्लोथ में चलते हैं सर। सेकेरा ने सिर हिलाया, बोले वो भी काम नहीं करेगा। 10-15 लोग अगर एक साथ किसी सुनसान जगह पर पहुंचे तो भी चक होगा। सब सोच में पड़ गए। तभी सेकेरा ने कहा, हमें ऐसे जाना होगा कि किसी को शक तक ना हो। एक अफसर ने पूछा, कैसे सर? सेकेरा ने एक गहरी सांस ली और बोले, हम बारात बनकर जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। एक अफसर ने कहा, सर बारात? सेकेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बारात, दूल्हा दुल्हन, बैंड बाजा, नाच गाना, सब कुछ। फरवरी का महीना है, शादियों का सीजन है, अगर एक बारात उस इलाके से गुजरे तो किसी को शक नहीं होगा। सब लोग हैरान थे, लेकिन प्लान समझ में आ रहा था। एक अफसर ने कहा, सर ये तो जीनियस है। सेकेरा ने कहा, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, सिर्फ 10 घंटे, सब कुछ अरेंज करना होगा। फिर शुरू हुई तैयारी। दोपहर 12 बजे 2 शादी की गाड़ियां बुक की गई, दूल्हा दुल्हन की सजी हुई गाड़ियां। दोपहर 1 बजे एक बैंड बुक किया गया, असली बैंड, जिसे कुछ पता नहीं था कि ये प्लान क्या है। दोपहर 2 बजे शेरवानी, पगड़ी, साड़ी, बाराती के कपड़े खरीदे गए। दोपहर 3 बजे टीम के लोगों को तैयार होना शुरू हुआ। हर कोई बाराती के कपड़ों में, लेकिन उनके कपड़ों के अंदर छुपे थे रिवॉल्वर, पिस्तौल, चाकू। शाम 5 बजे 2 पुलिस वालों को दूल्हा दुल्हन बनाया गया। शाम 5 बजे पूरी बारात तैयार थी। सेकेरा ने सबको आखिरी बार समझाया, सुनो, जब तक मैं सिग्नल ना दूं कोई हथियार नहीं निकालेगा, बारात की तरह ही नाचते गाते रहना, समझे? सबने हाँ में सिर हिलाया। शाम 5:30 बजे बारात निकल पड़ी। सबसे आगे बैंड, फिर दूल्हा दुल्हन की गाड़ी, फिर बाराती। ढोल बज रहे थे, तुरही बज रही थी, कुछ बाराती नाच भी रहे थे, लेकिन सबके दिलों की धड़कनें तेज थीं। वो जानते थे आज की रात या तो इतिहास बनेगी या फिर तबाही होगी। शाम 5:55 नीलमथा इलाका लखनऊ के बाहरी हिस्से में, थोड़ा सुनसान, सड़कें कच्ची, आसपास कुछ घर बन रहे थे। एक घर के बाहर 3-4 गाड़ियां खड़ी थी। घर के अंदर रमेश कालिया बैठा था, उसके साथ 5-6 गुर्गे थे, सबके पास हथियार थे। कालिया ने अपनी घड़ी देखी, बोला 6 बजने वाले हैं, वो बिल्डर आने वाला है। एक गुर्गे ने कहा, भाई कहीं ये पुलिस को तो नहीं ले आएगा? कालिया हंसा, बोला अरे पुलिस को, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ है, और अगर पुलिस आती भी है तो हम तैयार है। उसने अपनी रिवॉल्वर चेक की। शाम 6 बजे इम्तियाज की गाड़ी उस इलाके में घुसी। वो अकेला था, उसके हाथ कांप रहे थे। घर के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। कालिया बाहर आया, बोला आ गए, लाए पैसे? इम्तियाज बोला हाँ भाई गाड़ी में है। और तभी दूर से एक आवाज आई, ढोल की आवाज, फिर बैंड की आवाज। कालिया ने मुड़कर देखा, सड़क पर एक बारात आ रही थी। ढोल बज रहे थे, बैंड बज रहा था, दूल्हा दुल्हन की गाड़ी थी, बाराती नाच रहे थे। कालिया के एक गुर्गे ने कहा, भाई कोई शादी है लगता है। कालिया ने ध्यान नहीं दिया। वो इम्तियाज से बोला, चल अंदर, पैसे दिखा। लेकिन बारात रुक गई। वो बिल्कुल उस घर के सामने रुक गई। कालिया को अजीब लगा। उसने देखा सारे बाराती एकदम चुप हो गए थे। ढोल बजना बंद हो गया, बैंड बंद हो गया। कालिया की आंखें सिकुड़ी। बोला ये क्या?
और अगले ही पल एक एक करके सारे बाराती अपने कपड़ों से हथियार निकालने लगे। कालिया की आंखें फाटी रह गई। तभी सकेरा आगे आए, हाथ में रिवॉल्वर, बोले, पुलिस, हाथ ऊपर करो। कालिया समझ गया वो फंस चुका है। उसने इम्तियाज की तरफ देखा, बोला, तूने तूने धोखा दिया। और अगले ही पल उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलने लगीं, धुआं फैल गया। कालिया के गुर्गे भी हथियार लेकर बाहर आ गए। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पूरे 20 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। आसपास के लोग घरों में छुप गए। इम्तियाज अपनी गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। और फिर धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी। आखिरी गोली चली और फिर सब शांत हो गया। धुआं धीरे धीरे छटा। सकेरा आगे बढ़े सावधानी से। घर के बाहर रमेश कालिया पड़ा था। उसके सीने में 3 गोलियां लगी थीं। वो खत्म हो चुका था। उसके 2 गुर्गे भी मारे गए थे। बाकी भागने की कोशिश में पकड़े गए। सकेरा ने एक गहरी सांस ली। ऑपरेशन कालिया सफल हो गया था। 13 फरवरी 2005 को सुबह के अखबार में, हर अखबार में एक ही खबर थी, पुलिस ने बनाई बारात माफिया कालिया का खात्मा, लखनऊ का सबसे खतरनाक गैंगस्टर ढेर, एसएसपी नवनीत सकेरा का मास्टर प्लान। पूरे देश में इस खबर की चर्चा हुई। टीवी चैनलों पर डिबेट हुई। एक्सपर्ट्स ने इस ऑपरेशन को जीनियस बताया। लोगों ने कहा, ऐसा एनकाउंटर तो फिल्मों में भी नहीं होता। नवनीत सकेरा रातों रात पूरे देश में फेमस हो गए। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपी, इंटरव्यू हुए। लोगों ने उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और भौकाल कहना शुरू कर दिया। लेकिन नवनीत सकेरा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद भी उन्होंने कई और एनकाउंटर किए। उनके पूरे करियर में 60 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। हर जगह उनका एक ही स्टाइल था, अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस। और सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं, उन्होंने आम लोगों के लिए भी बहुत विमेन पावर लाइन 1090, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई ये हेल्पलाइन आज भी लाखों महिलाओं की मदद करती है। साल 2020 में उनकी जिंदगी पर एक वेब सीरीज बनी, भौकाल नाम से। इसमें एक्टर मोहित रैना ने उनका किरदार निभाया। और आज 2025 में नवनीत सकेरा यूपी पुलिस में एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। तो ये थी नवनीत सकेरा की पूरी कहानी। एक छोटे शहर का लड़का जिसकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया गया, जिसने अपने बूढ़े बाप को थाने में बेइज्जत होते देखा। उसी लड़के ने अपनी मेहनत और हिम्मत से साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो सिस्टम को बदला जा सकता है। आज भी जब यूपी में कोई बड़ा अपराध होता है तो लोग कहते हैं, काश नवनीत सकेरा जैसे अफसर हर जगह होते। उनकी कहानी सिखाती है कि सिस्टम को कोसो मत, उसका हिस्सा बनकर उसे बदलो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम विमेन पावर लाइन 1090 की पूरी कहानी पर एक अलग वीडियो बनाएं तो कमेंट में 1090 लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।